Children, today we'll continue the basic accounting terms. Yes? तो हमने एक्सपेंडिचर तक समझ लिए थे टर्म्स. अब नेक्स्ट टर्म जो आ रही है, यस चिल्ड्रन, एक्सपेंडिचर तक हम कर चुके हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंसेस. यस. अब एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम करते हैं. ठीक है, तो जो कॉस्ट या जो पैसा हम इनकर करते हैं, है ना, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, उसको एक्सपेंस कहते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस in the process of earning revenue. तो अब रेवेन्यू फिर एक नया टर्म आ गया. ठीक है, तो रेवेन्यू का क्या मतलब है ये हम समझेंगे. जो हम परचेज और सेल का काम करते हैं बिजनेस में, ठीक है, वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम मनी अर्न कर सके. ठीक है, तो इसमें जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो एक्सपेंसेस कहलाता है. तो जितने भी हमने अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, खर्चे किए, जैसे रेंट पे की, वेजेस दिया, सैलरी पे की, क्यों किया ये सब काम हमने? क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं. ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है हमारा? ये एक्सपेंसेस कहलाता है. तो सैलरी, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, यस, ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं एक्सपेंसेस के. हम रेवेन्यू की जगह और हम क्या बोल सकते हैं? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस चिल्ड्रन, अब हम रेवेन्यू का मतलब समझते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमने नया टर्म यूज़ किया, रेवेन्यू. तो रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? तो रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्नड बाय द बिजनेस yes by selling its products or services. ठीक है, तो जो अमाउंट बिजनेस अर्न कर रहा है बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या कहते हैं? हम रेवेन्यू कहते हैं. समझ आया है? क्लियर है? अब समझ आया एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिलेटेड है. ठीक है, अब किसको हम कर रहे हैं ये, है ना? आपको पता है सेल किसको कर रहे हैं? कस्टमर्स को कर रहे हैं. क्लियर है? अब कुछ और चीज़ें जो रेवेन्यू में इंक्लूड होती है वो है जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, यस, रॉयल्टीज़ या रेंट रिसीव्ड, ये सब भी रेवेन्यू में इंक्लूड होती है. यस. नेक्स्ट टर्म जो हम कर रहे हैं वो है इनकम. आप कहेंगे इनकम और रेवेन्यू एक ही चीज़ है, बट नो चिल्ड्रन, इनकम और रेवेन्यू एक ही चीज़ नहीं है. ठीक है, इनकम और रेवेन्यू अलग अलग है. आपने सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया तो जो आया वो कहलाया रेवेन्यू. ठीक है, अब इनकम क्या है? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. ठीक है,
तो सरप्लस क्या हुआ? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इनकम कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 4 लाख के गुड्स बेचे 5 लाख में, ठीक है, तो 5 लाख क्या हुआ? आपका रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब जो कॉस्ट है वो कितना है? 4 लाख है। तो इनकम कितनी है आपकी? इनकम 1 लाख है। अगर आप 4 लाख कॉस्टिंग के गुड्स, ठीक है, यानी जिसकी एक्सपेंस हुआ 4 लाख, उसके गुड्स आपने कितने में बेचे? 5 लाख में बेचे। तो आपकी इनकम कितनी हुई? 1 लाख आपकी इनकम हुई। ये कॉस्ट है और ये सेलिंग का प्राइस है, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी है? ये 1 लाख है। क्लियर? बहुत सिंपल है। तो इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारा फॉर्मूला निकलता है। यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट टर्म देखें हम। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? प्रॉफिट। अब आप बोलोगे अगर इनकम ही है तो प्रॉफिट क्या है? फिर प्रॉफिट भी इनकम जैसा ही लग रहा है, नहीं लग रहा? क्या लग रहा है हमें तो फिर ये कैसे डिफरेंस है? प्रॉफिट और इनकम कैसे डिफरेंट है? एक जैसी चीज़ ही लग रही है ये तो। बट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, यस, ऑफ अ पीरियड, ठीक है। प्रॉफिट अब और भी वाइड टर्म है रेवेन्यू से भी, ठीक है। प्रॉफिट रेवेन्यू से भी वाइडर टर्म है। तो द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज, ठीक है, ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? इट इज द एक्सेस, यस, इट इज द एक्सेस of total revenues yes, excess of total revenues over total expenses of a business enterprise for an accounting period yes। तो टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सपेंसेस है ना, जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉफिट होते हैं। किसी एक ट्रांजैक्शन का नहीं, टोटल। तो समेशन ऑफ इनकम भी एक्सपेंसेस है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? समेशन ऑफ इनकम्स, यानी सारी इनकम्स जोड़ दो अगर साल भर की, तो वो प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर है? समझ आइए ये चीज़ यहाँ तक। अब देखें हम नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट हम देखते हैं गेन। ये टर्म भी सिमिलर लग रहा है आपको? नहीं लग रहा क्या? प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू, गेन, बड़ी कंफ्यूजिंग है चारों टर्म्स, यस। तो गेन और प्रॉफिट भी एक ही नहीं है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। गेन क्या है? इट इज द मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। क्या है? मॉनेटरी बेनिफिट, यस, दैट इज द प्रॉफिट और एडवांटेज। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? है ना, द प्रॉफिट और एडवांटेज, yes, resulting from events or transactions
yes, for an, yes, transactions, yes, उससे जो हो रही है, ठीक है, अब फॉरेन अकाउंटिंग ईयर तो नहीं बोलते, ठीक है, अब दीज ट्रांजैक्शंस, यस, विच आर टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस, यस। अब ये कब कब हो सकता है, आपने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फ्रॉम सेल ऑफ एन असेट, असेट आप समझते हैं ना क्या है, यस। तो कोई असेट आपने ज़्यादा में बेचा, कैसा असेट, फिक्स असेट। अब फिक्स असेट आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने 1 लाख में खरीदी थी, अब सोचो आपको काम नहीं आ रही तो आपने उसको 1,10,000 में बेच दिया, तो जो 10,000 है वो प्रॉफिट नहीं है, वो गेन है, यस। तो गेन क्या हुआ, गेन वो मॉनेटरी बेनिफिट है जो किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन से रिजल्ट होता है, ठीक, क्लियर है। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट टर्म जो हम कर रहे हैं वो क्या है, समझते हैं, लॉस, ठीक है। आपने एक टर्म किया था गेन, एक टर्म किया इनकम, अब एक टर्म मैं बोल रही हूँ लॉस। तो लॉस टर्म के 2 मीनिंग है, पहला मीनिंग, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट लॉस, हमने कहा ना प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करना होता है बिजनेस का, तो रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, इस केस में हम क्या देखते हैं, अगर एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यूज देन इट रिजल्ट्स इनटू लॉस। तो अगर किसी पीरियड की टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस का मतलब है टोटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ का मतलब भी टोटल रेवेन्यूज़ है, अगर टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यूज से ज़्यादा है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए तो लॉस है, ठीक है। और एक और मीनिंग होता है इसका, अब सेकेंड मीनिंग जो है इसमें इट रेफर्स टू अ फैक्ट, है ना, और एक्टिविटी अगेंस्ट फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट, है ना, when the firm receives no benefit for some activity। अब सोचो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गेन में हमने एग्जाम्पल लिया था तो इसका ऑपोजिट हम बात कर रहे हैं। तो 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख की मशीनरी थी, ठीक है ना, और हमने सोल्ड की इसको, सेल किया, वो सोल्ड फॉर 80,000, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 20,000 का सीधा सीधा लॉस हो गया, तो नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिला इस एक्टिविटी में। तो गिविंग अप मनी और मनी इज वर्थ विदाउट एनी बेनिफिट इन रिटर्न, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं मिला। जब आप मनी या मनी वर्थ गिव अप करते हो और कोई बेनिफिट मिलता है तो वो एक्सपेंस हो जाती है, बट जब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता इसके बदले में, यस, तो ये क्या हो जाता है, ये लॉस की सिचुएशन हो जाती है, यस चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम करते हैं क्या, स्टॉक, ठीक, चिल्ड्रन स्टॉक है ना, तो स्टॉक का क्या मतलब होता है, स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, यस, विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, ठीक है। तो जो गुड्स हम खरीदते हैं रीसेलिंग के लिए, द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, ये एक तो स्टॉक उसको बोलते हैं, एक और मीनिंग है स्टॉक का, है ना, एंड विच इज लाइंग, मतलब जो पड़ा है हमारे पास अनसोल्ड, ठीक है, जो गुड्स अनसोल्ड पड़े हैं एट द एंड ऑफ
अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब हमने कहा वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, तो ये गुड्स क्या हुए ये भी समझ लेते हैं हम। एक टर्म बहुत कॉमनली यूज टर्म है गुड्स। गुड्स होते हैं थिंग्स ऑफ वैल्यू परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है, जो भी चीज़ें हमने खरीदी है, क्यों खरीदी है, रीसेल के लिए, उसको हम गुड्स कहते हैं। तो ऐसे गुड्स जो रीसेलिंग के लिए खरीदे हैं उनको स्टॉक कहा, या फिर जो अनसोल्ड बैठे हैं, या तो हमने जिनको रीसेलिंग के लिए ख़रीदा था या अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने पर भी वो अभी तक हमारे बिके नहीं हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्टॉक कहलाते हैं। क्लियर है, समझ आया है। जब हम स्टॉक करते हैं तो हम कभी कभी एक और टर्म पढ़ते हैं, है ना, जो सिमिलर लगता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सेम है कि वो अलग है। क्या है वो टर्म? यस, वो टर्म चिल्ड्रन है इन्वेंट्री। ठीक, समझे ये टर्म इन्वेंट्री क्या है। आप कभी कभी समझोगे, आपको ऐसा लगेगा कि इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही हैं, बट आप ये देखोगे इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म and it includes stock also। ठीक है, ये एक वाइडर टर्म है और ये स्टॉक को भी इंक्लूड करती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री में क्या क्या होता है इंक्लूड? ठीक है, स्टॉक तो इंक्लूड होता है, तो इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और क्या इंक्लूड होता है? इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, और क्या इंक्लूड होता है? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और क्या इंक्लूड होता है? यस, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड, और स्टॉक यानी जो ऐसे सामान, ऐसे थिंग्स ऑफ वैल्यू जो हमने क्यों खरीदे थे, रीसेल के लिए खरीदे थे। ठीक है, सब इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है, और स्टॉक में सिर्फ स्टॉक इंक्लूड होता है। तो इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म हो गई, एंड इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज स्टॉक। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, जो हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा था ताकि हम उसको मैन्युफैक्चर करके सामान प्रोड्यूस कर सकें, वो भी इंक्लूड होता है ना, जो अनयूज्ड रह गया उसमें से। ठीक है, तो अनयूज्ड है ना, अनयूज्ड, इसका, इन सब का जो अनयूज्ड पोर्शन है उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो सेमी फिनिश्ड यानी पार्टली फिनिश्ड, फिनिश्ड रॉ मटेरियल जो ताज़ा हमने ख़रीदा जिसको हम प्रोसेस करेंगे, फिनिश्ड जो तैयार है पर जो बिक नहीं सका, और जो हमने डायरेक्ट ख़रीदा था रीसेल के लिए, सब कुछ इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है। यस चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट टर्म जो हम करेंगे वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स एक बहुत वाइड टर्म है, और ये एक बड़ी टर्म भी है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ? अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ठीक है, तो जो हमने गुड्स और सर्विसेज सेल की है, ठीक है,
उस पे जो अमाउंट अभी तक मिला नहीं है, रिसीवेबल, टू बी रिसीव्ड, और या हम बोले येट टू बी रिसीव्ड, है ना। अब येट टू बी रिसीव्ड का कारण क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब हमने दो नए और टर्म्स लिए। हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट है जो अभी तक मिला नहीं है ना। क्यों नहीं मिला है और किस लिए मिलना है हमें? क्योंकि हमने गुड्स को क्या किया है? सेल किया है। गुड्स एंड सर्विसेज को हमने सेल किया है। सो ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। अब ये डेटर्स क्या हुए? यस चिल्ड्रन, सो डेटर्स are those who owe money to the business, mostly on account of credit sale of goods and services. yes, तो आपने क्या किया? वो ओ करते हैं मनी को, ठीक है। ऐसे लोग या ऐसे बिजनेस, है ना, जो अभी तक बिजनेस, हमारे बिजनेस को मनी ओ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट में बेचा था सामान, क्रेडिट, उधार, ठीक है। समझ आए? उनको हम क्या कहते हैं? डेटर्स में। जैसे ए ने बी को गुड्स बेचे और अभी तक उसका पैसा नहीं आया। होता है ना कई बार, आप गुड्स तो दे देते हो पर पैसा नहीं आता। तो ऐसे में जिसको आपने उधार में गुड्स सामान दिया है वो आपका क्या है? डेटर हो जाता है। क्या होता है? वो आपका डेटर हो जाता है। यस। अब डेटर में ये जो बी है ना, वो साइलेंट होता है। डेटर, डेप्टर नहीं होता। यस चिल्ड्रन, ये ध्यान रखेंगे हम। अब हम बिल्स रिसीवेबल समझते हैं, ठीक है। ठीक, बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कभी कभी जो हमारे डेटर्स होते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आप हमें कब सामान, हमारे सामान जो बेचा था उसका पैसा कब देंगे? तो वो कहते हैं हम 2 महीने बाद या इतने दिन बाद हम पैसा देंगे। ऐसे केस में चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं कि एक रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं या रिटन में उनकी ये बात लिखते हैं कि भाई मैंने उधार में सामान लिया था, इसलिए मैं इसका पैसा 2 महीने बाद, आज की तारीख से 2 महीने बाद दूंगा। और हम उनको बोलते हैं आप इसको साइन कर दीजिए। अब ये पेपर कोई नॉर्मल पेपर नहीं होता ऐसा जैसा मैं यूज़ कर रही हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं अपने रजिस्टर में, वैसा नहीं। स्टैम्प्ड पेपर होता है, लीगल स्टैम्प होती है उसमें, ऑफिशियल या लीगल स्टैम्प होती है। तो उस स्टैम्प पेपर पे वो साइन कर देते हैं। जैसे ही वो साइन करते हैं और हम उसको अपने पास ले आते हैं तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया। और इस डॉक्यूमेंट को बिल्स रिसीवेबल बोलूँगी मैं और बिल्स पेएबल उसके लिए। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। ये डॉक्यूमेंट क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, है ना, विच इज प्रूफ ऑफ द अमाउंट ड्यू, ठीक है ना। आफ्टर या ऑन अ सर्टन डे। क्लियर? समझ आइए आपको सिचुएशन? तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। क्लियर?
अब एक और टर्म करते हैं, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ट्रेड पेबल क्या हो गया? जैसे ट्रेड रिसीवेबल है उसका ऑपोजिट ट्रेड पेएबल है। यस चिल्ड्रन, सो अमाउंट पेएबल, इट इज नथिंग बट द अमाउंट पेएबल, यस, ऑन अकाउंट ऑफ goods purchased or services, yes, services taken। तो जैसे उधार में हमने किसी से गुड्स खरीदे, ठीक है, या कोई सर्विस ली, है ना, गुड्स खरीदे या सर्विस ली, तो अब हमारा क्या है, पैसा बाकी है। ठीक है, तो अब ट्रेड पेएबल्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स। अब ये बिल्स पेएबल क्या हुआ, जैसे बिल्स रिसीवेबल था, यस चिल्ड्रन, जैसे बिल्स रिसीवेबल था एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वैसे ही बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हम फिर समझते हैं। अब आप देखते हैं, ए ने बी को क्या किया, गुड्स सेल किए। ठीक है, तो बी, ए क्या है, सेलर है, बी क्या है, परचेजर है। ठीक है, कितने रुपए के गुड्स सेल किए, सोचो 10,000 रुपये के, 10,000 रुपीज़ के गुड्स सेल किए। ए सेलर, ए ने गुड्स दिए। अब ये जो सेल थी ये क्रेडिट सेल थी, क्रेडिट में दिया यानी उधार में। आप समझते हो ना, क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट में आपने यानी उधार में गुड्स बेच दिए ए ने बी को। अब ए बी से बोलता है कि मुझे पैसा दे दो मेरा, तो बी बोलता है आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का टाइम लेता है बी। ए अग्री कर जाता है, तो ए क्या करता है, ए एक डॉक्यूमेंट बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करता है यानी बनाता है, यस, मेक्स, है ना, और बी को क्या बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दो। तो ए ने क्या किया, ए ने ड्रॉ किया और बी ने साइन कर दिया। तो जैसे ही साइन किया, ठीक है, वैसे ही ए के लिए ये डॉक्यूमेंट, है ना, क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल, और बी के लिए ये बिल्स पेएबल हो गया। ये एक ही डॉक्यूमेंट है। अब ए साइन करने के बाद वापस ले लेता है। अब बी के पास एक कॉपी है, बी को पता है मुझे इतने रुपए ए को देने हैं। अब इसके बीच में जब उधार में सेल करता है, क्रेडिट में सेल करता है, तो ए बी का क्या हो जाता है, क्रेडिटर, और जो उधार में खरीदता है वो क्या हो जाता है, डेटर। ठीक है, समझ आया, जो उधार में खरीदता है वो डेटर हो जाता है। इंटर रिलेटेड है सब। तो जैसे ही एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ होता है, यस, और उस पे क्या हो जाता है, साइन, ड्रॉ करता है वो, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट। तो ये क्या कहलाता है, ड्रॉर, और ये क्या कहलाता है, एक्सेप्टर। इसने ड्रॉ किया और इसने एक्सेप्ट किया। जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया वैसे ही ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, साइन होते ही। और ये ए के लिए बिल्स रिसीवेबल और बिल्स बी के लिए बिल्स पेएबल कहलाएगा। क्लियर है? अब ए क्या है, ए क्रेडिटर है और बी डेटर है, क्योंकि ए ने उधार में बेचा था तो ए को पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे मिलने बाकी हैं, ठीक है, वो क्या है, क्रेडिटर, है ना, टू रिसीव मनी।
डेटर वो होता है हु हैज़ टू पे द मनी। यस चिल्ड्रन, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहता है, मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स के बीच में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो क्रेडिटर क्या हुआ? ही इज दी हु नहीं, टू whom business owes money. Yes, mostly on account of credit purchase of goods. ठीक है, क्योंकि बिजनेस ने क्रेडिट में परचेज किया था, इसलिए बिजनेस को मनी देना है क्रेडिटर को। अंडरस्टूड है? यहाँ तक समझ आया है? यस चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट करें। चिल्ड्रन, नेक्स्ट टर्म है हमारी, यस, परचेजेस एंड सेल्स। ठीक है, हम करते हैं परचेजेस। आपने टर्म किया था गुड्स, ठीक है, तो परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज जो टर्म है वो परचेज और बाइंग ऑफ गुड्स के लिए यूज होती है। गुड्स हमने समझा था, थिंग्स ऑफ वैल्यू परचेज्ड फॉर रीसेल। वैसे ही टर्म है सेल्स। यस, सेल्स टर्म सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए यूज होती है। ठीक है, अंडरस्टूड है? अब अगर ये गुड्स जो हमने परचेज किए थे यानी खरीदे थे, द गुड्स वी बॉट, यस, अगर वो हमारे काम के नहीं हैं या डिफेक्टिव हैं या जिस तरह का हमें सैंपल दिया था वैसा नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम उनको रिटर्न कर देते हैं। उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड्स। यस, when purchased goods are returned back to the supplier due to any reason। ठीक है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, है ना। फिर आप समझो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है? व्हेन द गुड्स सोल्ड are received back or say returned by the purchaser yes, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी जीएसटी, सुना होगा ना आपने बहुत नाम। ठीक है, तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? वो इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, आपको पता है ये कि पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे और अब उन सबको मर्ज करके उन सारे टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट एक्सेट्रा सबको मर्ज करके और एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको कहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस, क्या? तो ये सारे टैक्सेस जो जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमने उनको मर्ज कर दिया। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स levied at prescribed rate on every
supply of goods and services, yes, except फ्यू, यस, एक्सेप्शंस हर चीज़ में होते हैं, बट जैसे ये पेट्रोल अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता है, ठीक है, क्लियर है, समझ आया चिल्ड्रन सारे टर्म्स। आई थिंक एक टर्म और है जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, हमने किया क्या डिस्कस उसको, ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, यस, लेट्स सी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस हुआ क्या। तो चिल्ड्रन हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस नहीं किया, वो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करके बता देती हूँ। 23rd, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमेशा आपको मैंने बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन, सो एनी इवेंट और डीलिंग between the business and others, ठीक है, of monetary or financial nature is known as business transactions, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी इवेंट या डीलिंग जिसमें बिजनेस एक पार्टी है, कोई और पार्टी हो नहीं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन 3 तरह का होता है, कैश, क्रेडिट और बार्टर, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन इमीडिएट रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, यानी मनी अभी ही हैंड्स एक्सचेंज कर लेगा, रिसिप्ट या पेमेंट इमीडिएट है, यस चिल्ड्रन, इमीडिएट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट और पेमेंट इज पोस्टपोन्ड टू अ फ्यूचर डेट। जब रिसिप्ट या पेमेंट अभी नहीं है, इमीडिएट नहीं है या फ्यूचर में है, तो बार्टर, एक्सचेंज, नो मॉनेटरी, या कहें क्या बोले हम इसको सिंपल में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर समथिंग और एनीथिंग अदर देन मनी, ठीक है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो गुड्स फॉर गुड्स, मैंगो के बदले में एप्पल एक्सचेंज कर लिया, राइस था मेरे पास, आपसे मैंने गेहूँ ले लिया, वीट ले लिया और एक्सचेंज कर लिया, मेरी गाय और आपकी भैंस को एक्सचेंज कर लिया, वही होता था ना बार्टर ट्रांजैक्शन। आज भी होता है, बहुत कम होता है बट होता है, यस। तो दैट इज barter transaction, yes children, I hope you've understood all the basic terms starting from capital to business transaction, yes children, they are very important, that is why we should understand them very nicely. Thank you.